हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 2 रिवीजन के साथ। और 3 लेक्चर्स में हम पूरा का पूरा रिवीजन फिनिश ऑफ करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? कल की क्लास में हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हमने सारे के सारे नॉर्म्स आपको बताए थे, अजम्पशंस बताए थे, और उससे जो इक्वेशन निकल के आई वो बताई। इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT, वो कहां से आई वो समझाया मैंने आपको। इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो F होता है उसकी वैल्यू होती है 3 फॉर मोनोटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक लीनियर एंड डायटॉमिक के लिए 5 और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6, ठीक है। और काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी? PV = 1/3 mn VRMS², PV = 1/3 mn VRMS², ठीक है। और बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स, है ना। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बेटा ये समझाने से पहले केटीजी क्यों पढ़ाया गया था, ताकि आप उसकी हर एक चीज को फील कर पाए, विजुअलाइज कर पाए, समझ पाए कायदे से कि कोई भी चीज किस तरीके से हो रही, रीजन क्या है उसके पीछे। तो बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर आप झांकेंगे थर्मोडायनेमिक्स की किसी भी बात का रीजन तो बहुत आराम से मिल जाता है। इसीलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पहले पढ़ाई गई थी। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्यों मान ली गई थी वो मैंने आपको समझाया कि उससे आइडियल गैस इक्वेशन आ गई और उसकी मदद से सारे के सारे गैस लॉ समझे जा सकते हैं। तो अगर आप पिछला लेक्चर रिवाइज करके अगर ये लेक्चर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने नोट्स पढ़ के फिर स्टार्ट करिए आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के साथ। और इसके लिए बेटा मैंने क्या करा है, छोटी सी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाई है जिसमें आप फटाफट से नोट्स जो आपको क्लास में जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था वही नोट्स में प्रोजेक्ट करते जा रहा हूं और एक एक चीज को एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। तो अगर आप एक दो बार सुन लेंगे आज का लेक्चर बेटा, थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू में रखूं तो थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लगभग थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली आज फिनिश हो जाएगा, बहुत छोटा सा पोर्शन बचेगा कल के लिए, विच विल बी नथिंग बट साइक्लिक प्रोसेस एंड कार्नोट साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस एंड कार्नोट साइकिल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है बेटा? अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी और ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बेटा ए बी में कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो कॉमन होगी जिसके कारण थर्मल इक्विलिब्रियम है। बीसी में भी एक प्रॉपर्टी कॉमन होगी, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती थी, है ना। हम क्यों बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर है? क्योंकि बेटा वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सब में कॉमन होने के कारण थर्मल इक्विलिब्रियम आ रहा है, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हम लोग बोलते हैं क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। केमिस्ट्री वाले प्यारे बच्चों सिस्टम सेंट्रिक होते हैं, वो कहते हैं हमारा ये गैस है, इस पे वर्क करोगे तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और इसको हीट दोगे तो मॉलिक्यूल्स बेटा ज़्यादा, अगर हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर तो पक्का है कि मॉलिक्यूल्स तेज भागेंगे, क्योंकि टेम्परेचर किसका आइडिया दे रहा था? रफ्तार का। अभी तो बताया था V1² V2² Vn², जितना टेम्परेचर ज़्यादा इसका मतलब रफ्तार ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा रफ्तार ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। आया? बिल्कुल आया। चलिए तो अब वो लोग बोलते हैं कि हीट देंगे तो बेटा तो पक्का है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये है, इसको अगर हम हीट दे कंटेनर को तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सही या गलत? बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम इस पे वर्क करें, जैसे मान लो ये है, हम पिस्टन को आगे धकेलें, अगर हम इस पिस्टन को आगे धकेलेंगे तो क्या होगा बताएंगे? तो क्या होगा? मॉलिक्यूल जो आ रहा है ना, वो अगर पिस्टन आगे आ रहा है तो मॉलिक्यूल टकरा के तेज जाएगा, तो मॉलिक्यूल टकरा के तेज जाएगा तो बेटा रफ्तार बढ़ जाएगी, और रफ्तार बढ़ गई तो रफ्तार ही तो उसकी इंटरनल एनर्जी है, तो रफ्तार ही तो उसकी इंटरनल एनर्जी है। आया या नहीं आया? अच्छा मैं एक बात बतानी भूल गया, क्योंकि बहुत तेज तेज बताता जा रहा हूं आपको। जो अभी काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाली थी वो आई थी 3/2 nRT, यही आई थी। लेकिन यहां पर तो बेटा मोनोएटॉमिक गैस ली थी। डायएटॉमिक के लिए क्या जाती है बेटा? अच्छा ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, या तो गैस मॉलिक्यूल एक्स में भागेगा या वाई में भागेगा या जेड में भागेगा। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 nRT, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ nRT, है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितनी होती है? 5, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होती है? 6, क्योंकि वहां पर 2 रोटेशनल भी आ जाती हैं, और जो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर होता है उसमें बेटा 3 रोटेशनल आ जाती हैं, ठीक है। तो बेटा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, हम लोग इंजन सेंट्रिक है, हमने हीट दी, उसने कुछ वर्क किया और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ी, हम बोलते हैं Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो इसमें कोई फर्क की बात नहीं बेटा, केमिस्ट्री वाले भी सही हैं, अपने लोग भी सही हैं, है ना। अब बेटा ये देखो 3 प्रोसेस होते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट वाली स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है।
ऐसा नहीं कि यहां प्रेशर ये था वापस वही प्रेशर हो गया, ये आइसोबारिक नहीं है। आइसोबारिक का मतलब हमेशा प्रेशर वही का वही रहे, इनिशियल और फाइनल बराबर नहीं है। डीपी जीरो डेल्टा पी जीरो होने से नहीं है। आइसोकोरिक का मतलब डीवी जीरो डेल्टा वी जीरो, ये आइसोकोरिक नहीं होगा। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो प्यारे बच्चों आइसोबारिक कैसा आएगा? पी कांस्टेंट है, पीटी में पी कांस्टेंट है। अच्छा वीटी में कैसा आएगा बेटा? वी हो जाएगा एनआरटी बाय पी। अब प्रेशर कांस्टेंट है, एनआर तो कांस्टेंट है ही, तो बेटा यहां पे क्या देगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, है ना? कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगी, तो स्लोप कम होगी। तो इसलिए दिखा रखा है जो कम स्लोप वाला है उस पर प्रेशर ज्यादा है। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है ना? अब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या आएगा प्यारे बच्चों? आइसोकोरिक में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो बेटा ये बन गया। अच्छा वीटी कैसा बनेगा? फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा पीटी कैसा बनेगा? पी इक्वल टू एनआरटी बाय वी। वी कांस्टेंट है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो स्लोप क्या आएगी? कम। तो इसलिए कम स्लोप वाले को बोल रखा वॉल्यूम ज्यादा। आया? बिल्कुल आया। अच्छा आइसोथर्मल में ये तो बेटा बहुत ही सिंपल ग्राफ्स है। आइसोथर्मल में पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर गैस के लिए कर रहे हैं, एनआरटी तो कांस्टेंट है ही, है ना? तो बेटा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। तो बेटा ग्राफ कैसा बनेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बेटा ग्राफ ऊपर आएगा, टेम्परेचर और ज्यादा होगा तो और ऊपर आएगा। ठीक है? और टेम्परेचर कांस्टेंट है। पीटी ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। वीटी ग्राफ का आएगा ऐसा। यहां डॉटेड क्यों बनाया है? क्योंकि बेटा टेम्परेचर जीरो अचीव करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा अब बेटा ग्राफ को कन्वर्ट अगर करना हो, जैसे मान लो कि ये तीन प्रोसेस है पीवी ग्राफ में दिखा रखे हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। पीवी से अगर आपको पीटी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। पीवी से अगर आपको पीटी बनाना हो, मैं बस प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, एबी जो है, एबी जो प्रोसेस है वो कैसा है? आइसोबारिक। तो इसमें भी आइसोबारिक होना चाहिए, है ना? तो एबी अगर आइसोबारिक है तो पीटी में भी वो आइसोबारिक ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आइसोबारिक नहीं रहेगा। ये ए बी है, ए से बी में क्या हो रहा था? वॉल्यूम बढ़ रही थी, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख लीजिए सबसे पहले। पीवी इक्वल टू एनआरटी की माला जपेंगे। अब बेटा देखिए ध्यान से, वॉल्यूम बढ़ रही है, इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी और प्रेशर कांस्टेंट है, एनआर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इस तरफ को आएगा। आया? बिल्कुल आया। तो ए बी इस तरफ को आना चाहिए था, वही आ रहा है। अब बीसी, बीसी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। बीसी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बीसी जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू एन आर टी बाई वी। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। तो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अब मैंने ये दिखाया है कि प्रेशर कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि बीसी वाले में क्या हो रहा है? PV इक्वल टू एन आर टी लिखिए। इसमें प्रेशर कम हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें प्रेशर कम हो रहा है, बीसी में प्रेशर कम हो रहा है, बीसीसी में प्रेशर कम हो रहा है, तो इधर को भी ला सकता था, इधर को भी, तो इधर क्यों नहीं लेके गया? इधर क्यों लेके आया? क्योंकि बेटा प्रेशर कम होना चाहिए, तो इसलिए किधर लेके आएंगे? इधर। अब सीए में क्या है? आइसोथर्मल, तो फिर तो बेटा यही बनेगा। इस तरीके से आप पीवी से पीटी, है ना, और पीटी से वीटी भी बना सकते हैं, वो आप दिमाग लगाएंगे पक्का बन जाएगी। अब बेटा वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन होता है पी ए, छोटा सा फोर्स आएगा, पी ए ये हो गया फोर्स इंटू डी एक्स, है ना, तो पी डी वी बन जाएगा, ए डी एक्स हो जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, पी डी वी का इंटीग्रल हो जाएगा वर्क डन, पी डी वी का इंटीग्रल हो जाएगा वर्क डन। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। पी ए हो गया फोर्स, तो पी डी वी का इंटीग्रल दैट इज पी वी ग्राफ के नीचे का एरिया इज वर्क डन। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है भैया। आइसोबारिक में वर्क डन क्या निकल के आएगा? आइसोबारिक में प्यारे बच्चों वर्क डन क्या निकल के आएगा? पी ए डी एक्स, पी डी वी का इंटीग्रेशन, पी कांस्टेंट है, डी वी का समेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन, पी वी टू माइनस वी वन, है ना, तो क्या बन जाएगा? एन आर टी टू माइनस टी वन। बेटा ये बच्चों को याद नहीं रहता है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? एन आर डेल्टा टी। अब बेटा डेल्टा यू की बात करो, इंटरनल एनर्जी अभी मैंने आपको बताई, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हाफ एन आर टी, एफ बाई टू एन आर टी होती है अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, वो तो खाली टेम्परेचर का फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, तो अगर टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी आएगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज एफ बाई टू एन आर टी विच इज फिक्स फॉर ईच एंड एवरी गैस, है ना। अच्छा सीवी की वैल्यू क्या निकल के आती है? चलिए अभी आगे बता ही देता हूं मैं आपको। लेकिन आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होगा? बेटा वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही है, तो गैस फोर्स तो लगा रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, वर्क डन क्या आएगा? जीरो, डेल्टा यू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी।
ठीक है। आइसोथर्मल में वर्क डन कैसे निकालेंगे, पी डीवी का इंटीग्रल, पी डीवी का इंटीग्रल। अब पी चेंज होगा क्योंकि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, पीवी कांस्टेंट होता है, तो पी को लिखा एनआरटी बाय वी, ताकि एनआरटी कांस्टेंट है उसको बाहर खड़ा कर दिया। अब v1 से v2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या बन जाएगा, एनआरटी ln v2 बाय v1, और p1 v1 इक्वल टू p2 v2 होता है, तो v2 बाय v1 हो जाएगा p1 बाय p2, एनआरटी ln v2 बाय v1 या एनआरटी ln p1 बाय p2। अब मोलर स्पेसिफिक हीट पे आते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। एक मोल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो तो बेटा जो हमको थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए सी एनर्जी देनी पड़ती है, तो एन मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए एनसी, डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए एनसी डेल्टा टी। तो क्यू के आगे एनसी डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है, क्यों, आइसोकोरिक का मतलब होगा डब्बा बंद है, अब आपने गर्म करना चालू किया, अब बेटा केवल और केवल इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी। पर आइसोबारिक में अगर आपने, आइसोबारिक का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली, व्हाट इज मेंट बाय आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कब कांस्टेंट होगा, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। अब बेटा इस केस में क्या आएगा, ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा, ऊपर से फोर्स आ रहा होगा PA, पिस्टन का वेट mg, और नीचे से क्या हो रहा होगा P इंटू ए, तो P इंटू ए इज इक्वल्स टू PA इंटू ए प्लस mg। तो यहां से P कितना आ जाएगा, PA प्लस mg बाय ए। आया, बिल्कुल आया, PA प्लस mg बाय ए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहां पर अगर मास अगर पिस्टन का चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या, प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बेटा प्रेशर कांस्टेंट की सिचुएशन हो गई। लेकिन इसमें, इस कंडीशन में अगर आप PV इक्वल टू एनआरटी लिखें, अब आप सोचें अगर आपने थर्मल एनर्जी दी, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो बेटा NR और प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, इसका मतलब गैस वर्क करेगा। तो आइसोबारिक में अगर आप, आइसोबारिक मतलब फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, अगर आपने थर्मल एनर्जी दी, अगर आपने थर्मल एनर्जी तो पिस्टन वर्क भी करेगा, यहां पर गैस वर्क भी करेगी, सॉरी गैस जो है वो वर्क भी करेगी, तो गैस वर्क भी करेगी। तो इससे क्या बेटा निष्कर्ष निकल के आया, गैस वर्क करने वाली है प्यारे बच्चों, गैस क्या करने वाली, वर्क करने वाली है। तो जो हीट दोगे वो खाली इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा रही है, वर्क भी होगा, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। यहां पर एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो आइसोबारिक प्रोसेस होगा उसमें ज्यादा लगेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना थोड़ा आसानी से हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा। तो बेटा Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। आ पाया है, बिल्कुल आ पाया है प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको ये बता दिया कि Cp मतलब अलग, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी है, लेकिन बेटा C जो है ना वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट अगर कोई कह दे मैंने पिस्टन को पकड़ दिया और खींचना चालू कर दिया, तो वो जबरदस्ती गैस से ज्यादा वर्क करा ले रहा है। Cp से ज्यादा भी आपको टेम्परेचर देना पड़ सकता, Cp से ज्यादा भी आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ सकती। एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना आइसोकोरिक हो, बड़ा आसान है। अच्छा आइसोकोरिक से कम भी हो सकती है, Cv से कम भी हो सकती है क्या, सोच के देखिए, सोच के देखिए ध्यान से। अगर मैं इस तरीके से बढ़ा लूं कि जैसे जैसे हीट दूंगा ऊपर से मैं जबरदस्ती उसको दबाए जा रहा हूं पिस्टन को, तो पिस्टन को दबाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल की रफ्तार वैसे ही बढ़ जाएगी, तो आपको एनर्जी और कम देनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, केवल एक ही बात बताना चाहता हूं, और वो एक बात क्या है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बेटा गैस मॉलिक्यूल्स की रफ्तार है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो प्रोसेस कोई भी हो रहा हो, प्रोसेस कोई भी हो रहा हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा F/2 NR डेल्टा टी। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है प्यारे बच्चों, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है प्यारे बच्चों, वो डिपेंड इस पे करेगी कि गैस वर्क कितना कर रही है। अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन अलग अलग। बेटा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इंटरनल एनर्जी में चेंज हर बार वही आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज वही आएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर प्रोसेस अलग है तो वर्क डन अलग है, इसलिए आपको हीट अलग अलग सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर मान लो एक ही मोल गैस है और 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो भी आपको हीट अलग अलग सप्लाई करनी पड़ेगी। मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेस। आया, आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। तो Cp ज्यादा क्यों होगा Cv से, क्योंकि उस केस में बेटा गैस वर्क भी कर रही है। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W अप्लाई कर रहा हूं, डेल्टा U 0 होगा। आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए सॉरी W 0 होगा,
आइसोकोरिकली वर्क डन जीरो का, क्योंकि गैस फोर्स तो लगा रही है लेकिन पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो बेटा यहां से निकल के क्या आ रहा है, गैस का वर्क डन जीरो। गैस का वर्क डन क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जीरो हो रहा है। अगर गैस का वर्क डन जीरो हो रहा है तो बेटा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से समझ में क्या आएगा, Q को लिखेंगे NCV डेल्टा टी, तो डेल्टा यू आ गया NCV डेल्टा टी, एंड इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा यू इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट, देयरफॉर डेल्टा यू आ जाएगा NCV डेल्टा टी, देयरफॉर डेल्टा यू आ जाएगा NCV डेल्टा टी। और डेल्टा यू तो अभी मैंने बताया था आपको F/2 NR डेल्टा टी, F/2 NR डेल्टा टी। बेटा u होता है F/2 NRT, तो डेल्टा यू होगा F/2 NR डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा यू NCV डेल्टा टी को F/2 NR डेल्टा टी के बराबर करिए, CV आ गया FR/2, CV आ गया FR/2, 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 याद करेंगे FR/2। अब CP की बात करते हैं। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू को लेके आइए, Q हो जाएगा NCP डेल्टा टी, वर्क डन हो जाएगा NR डेल्टा टी। दो फॉर्मूले होते हैं, P डेल्टा V NR डेल्टा टी, अभी बताया था ऊपर, P डेल्टा V NR डेल्टा टी, और डेल्टा यू तो NCV डेल्टा टी, बस N डेल्टा टी उड़ाइए, CP इक्वल टू CV प्लस आर, CP माइनस CV इक्वल टू आर, CP माइनस CV इक्वल टू आर, CV FR/2 पुट कर दीजिए, CP आगे F प्लस 2/2R, CP आगे F प्लस 2/2R, CP के आगे F प्लस 2/2R। यहां पर बेटा मोनोटॉमिक गैस है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट आपको तरीका बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों। क्या बताना चाहता हूं, तरीका बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जस्ट एक सेकंड, पानी पिएंगे। आपकी कॉपी में भी ये क्वेश्चन है, क्लास में भी मैंने कराया था। पूछा है इस प्रोसेस में जब यहां से यहां गैस आ रही है ए से बी की तरफ, ये प्रोसेस हो रहा है, पूछ रहे वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट सप्लाइड और एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी। करें सॉल्व, बिल्कुल करेंगे। वर्क डन मतलब पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, बच्चा बच्चा निकाल लेता गांव का, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ 3p0 प्लस p0 दैट इज 4p0 इनटू ये, और ये क्या है 2v0 माइनस v0 दैट इज 2p0 v0, ये हो गया वर्क डन। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मोनोटॉमिक गैस है, F/2 NR डेल्टा टी, 3/2 NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी को P2V2 माइनस P1V1 कह सकते हैं। P2V2 क्या हो जाएगा, P इंटू 2V0, P1V1 क्या हो जाएगा 3p0 V0, पुट कर दिया। अब Q क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, तो क्या Q निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। अब Q को क्या लिख सकते हैं, NC एवरेज डेल्टा टी, NC डेल्टा टी लिखिए बेटा। Q हमने हीट दी तो डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ा, तो बेटा 1 टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एवरेज से कितनी हीट देनी पड़ेगी, Q बाय डेल्टा टी, Q बाय डेल्टा टी, है ना। N मोल के लिए, 1 मोल के लिए बेटा कितना देना पड़ेगा, Q बाय N डेल्टा टी, ये आ गई एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब N डेल्टा टी के लिए R से मल्टीप्लाई करिए, R से डिवाइड करिए, NR डेल्टा टी जो नीचे वाला है वो बन जाएगा P2V2 माइनस P1V1, और ऊपर R आई गया। डेल्टा Q आपको पता है, P2V2 माइनस P1V1 आपको निकालना आता है। C एवरेज क्या आ गया, माइनस R, C एवरेज क्या आ गया, माइनस R। ओहो, माइनस आ रही है मोलर हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऑन हीटिंग वर्क इज मोर देन द हीट गिवन, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, हम पिस्टन को जबरदस्ती खींच सकते हैं, जितना गैस हीट दे रही उससे ज्यादा मैंने वर्क कर दिया, हीट दे रही है, वर्क मैंने ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर घट गया, तो हीट दी और टेम्परेचर घट जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है, कि आपने पिस्टन को जबरदस्ती ऊपर खींच दिया। तो गैस मॉलिक्यूल, बेटा आप सोचो, जब बॉल आती है बैट के पास, आप बैट को पीछे ले जाओ तो मॉलिक्यूल वापस हल्के जाएगा, मतलब बॉल वापस हल्के जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए ये पिस्टन है, ये गैस मॉलिक्यूल आ रहा है सपोज 10 से, ये पिस्टन जा रहा है 5 से, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई 5, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई 5, 10 माइनस 5 दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, मान लो ये V से वापस जाता है मॉलिक्यूल, V प्लस 5, तो यहां से बेटा V कितना निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, सोचिए V निकल के क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आई एम सॉरी, ये 10 है, वेलोसिटी ऑफ 10 से आ रहा था, ये 5 से जा रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई 10 माइनस 5, है ना, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अगर मान लो मॉलिक्यूल V से जाए इधर, तो V प्लस 5, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आया, बिल्कुल आया। तो बेटा 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, और ये 5 से कट के हो गया 0, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ। एक सेकेंड, मेरे पास शायद इसका फिगर भी होगा, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ये देखिए, तो प्यारे बच्चों यहां पर मॉलिक्यूल आ रहा था V1 से, है ना, और V2 से वापस जा रहा था,
तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी v1 प्लस वी, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या थी v2 माइनस वी। तो v2 क्या आ जाएगा v1 प्लस 2v। जब पिस्टन पास में आएगा तो रफ्तार बढ़ जाएगी, और जब पिस्टन दूर जाएगा, जब पिस्टन दूर जाएगा तो बेटा v1 माइनस वी था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v1 से आ रहा था, ये v से दूर जा रहा था, v1 माइनस वी वॉज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 से जा रहा है और ये v से जा रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगी v2 प्लस वी। इलास्टिक है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहां से क्या आ जाएगा v2 इक्वल टू v1 माइनस 2v। वेलोसिटी ऑफ v2 इज v1 माइनस 2v। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अगर समझाना क्या चाहता था, अगर पिस्टन दूर जा रहा है, अगर पिस्टन दूर जा रहा है, अगर पिस्टन दूर जा रहा है, अगर पिस्टन दूर जा रहा है तो मॉलिक्यूल हल्के वापस जाएगा, और अगर आगे आ रहा है तो पिस्टन तेज जाएगा आगे, तो पिस्टन तेज जाएगा आगे। आया? बिल्कुल आया। एक सेकेंड, ये चल रहा था क्वेश्चन। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? हीट दे और टेम्परेचर कम हो जाए, हीट दे और टेम्परेचर कम हो जाए। ये भी आइसोबारिक कंडीशन है। क्यों? क्योंकि बेटा PA1 ऊपर को है, PA2 नीचे को है, PA1 माइनस A2 ऊपर को गया नेट में, PA1 ऊपर को है, PA2 नीचे को, PA1 माइनस A2 ऊपर को गया, और टोटल पिस्टन्स का मास मिला के मान लो m है, तो mg नीचे को है, तो PA1 माइनस A2 ये ऊपर को आया, PA1 PA2, तो नेट में ऊपर को फोर्स क्या है PA1 माइनस A2, और PA1 नीचे को है, PA2 ऊपर को है, तो PA1 माइनस A2 ये नीचे को है, और mg भी नीचे को है। तो PA इंटू A1 नीचे को है, PA इंटू A2 ऊपर को है, तो PA इंटू A1 माइनस A2 ये नीचे को है, mg भी नीचे को है, और PA1 माइनस A2 ऊपर को है, क्योंकि PA1 यहां से ऊपर को आएगा, PA2 यहां से नीचे को आएगा, तो P की वैल्यू क्या आ गई? PA प्लस mg अपॉन A1 माइनस A2। इसका मतलब प्रेशर जो आ रहा है प्यारे बच्चों, वो क्या आ रहा है? कॉन्स्टेंट है ना। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, वो टेम्परेचर पे या किसी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो PA पे डिपेंड कर रहा है और mg पे डिपेंड कर रहा है, एरियाज पे डिपेंड कर रहा है। इस कंडीशन में क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे अब mg का रोल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल है ना दोनों पिस्टन, तो बेटा PA2 PA1, तो PA1 माइनस A2 वो किधर को फोर्स आ रहा है? PA1 माइनस A2 आएगा लेफ्ट में, और PA1 माइनस PA2 आएगा राइट में, और बेटा इक्विलिब्रियम में है ना। इसका मतलब यहां से क्या आएगा? P इक्वल टू PA। ये भी क्या हो गया? आइसोबारिक प्रोसेस। सिमिलरली ये भी आइसोबारिक प्रोसेस है, बस यहां पर PA1 नीचे को और PA2 ऊपर को, तो PA1 माइनस A2 नीचे को और mg साइन थीटा आ जाएगा नीचे को, और PA1 माइनस A2 ऊपर को, PA1 ऊपर को, PA2 नीचे को, तो PA1 माइनस A2 ऊपर को वो बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस PA1 माइनस A2, जहां से भी प्रेशर क्या रहा है? कांस्टेंट। तो मैंने आपको बहुत सारे आइसोबारिक प्रोसेस के एग्जांपल दे दिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। अब मेरे को बताना है अगला क्वेश्चन, अगला बेटा ये बेटा एक में 500 केल्विन टेम्परेचर पे गैस है और एक में 300 केल्विन टेम्परेचर पे गैस है, और कह रहे हैं फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, और खाली ये बीच वाला हरा पिस्टन ही कंडक्टिंग है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये जो अंदर वाला ये जो पिस्टन है यही कंडक्टिंग है, दैट इज यहां से हीट आएगी और इसको मिलेगी। पर बेटा अगर फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, बेटा ये तो पक्की बात है कि हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, एक हीट देगा और दूसरा हीट लेगा, तो जितनी एक छोड़ेगा, मान लो फाइनल टेम्परेचर T हो गया, तो जितनी इसने थर्मल एनर्जी छोड़ी वो कितनी हो जाएगी बेटा? NCP डेल्टा T आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, तो Q इक्वल टू NC डेल्टा T में C आपको पहचाना, C कौन सा लेना पड़ेगा? CP। कौन सा लेना पड़ेगा? CP। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो अगर बेटा दोनों द पिस्टन्स आर फ्रिक्शनलेस, ओनली द मिडिल पिस्टन इज कंडक्टिंग, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये बिल्कुल पक्का है कि यहां पर एक चीज जो होने वाली है वो क्या होने वाली है? नीचे वाले का टेम्परेचर जो कम होगा, तो मान लो T हो गया, तो NCP, CP क्या आएगा बेटा? F प्लस 2/2R, नीचे वाली मोनोटॉमिक गैस है 3 प्लस 2/2R, 5R/2, NCP डेल्टा T 500 माइनस T। आया? और ऊपर वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, और टेम्परेचर बढ़ेगा, T हो गया 300 से T माइनस 300, NCP डेल्टा T, CP क्या आएगा? F प्लस 2/2R, ऊपर वाली कैसी गैस है? डायटोमिक, F क्या होगा? 5, तो 7R/2 इंटू T माइनस 300। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। और अगर मेरे को डायरेक्टली कमेंट करना होता टेम्परेचर पे 400 से ज्यादा आएगा या 400 से कम, बेटा देखो NCP डेल्टा T दोनों का बराबर करने, जिसका CP ज्यादा उसका डेल्टा T कम, CP किसका ज्यादा होगा? ऊपर वाले का, तो उसका डेल्टा T कम होगा, नीचे वाले का डेल्टा T ज्यादा, और एक ने टेम्परेचर बढ़ाना है अपना और दूसरे ने टेम्परेचर घटाना है, फाइनली बराबर पे पहुंचना है। और 300 वाले के लिए डेल्टा T कम आना चाहिए, तो टेम्परेचर जो आएगा वो 300 की लाइन में आएगा, ना कि 400 की। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो कम है और डिक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा है, तो अगर टोटल वर्क डन बाय गैस निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। क्यों?
दोनों आइसोबारिक प्रोसेस है, एनआर डेल्टा टी होता है बेटा वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो जिसका डेल्टा टी नेगेटिव है, जो घट रहा है वो ज्यादा घट रहा है, तो नेट में वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये फाइनल टेम्परेचर निकाली। अच्छा फिक्स्ड वाले केस में निकाली। फिक्स्ड वाले केस में नीचे वाला पिस्टन फिक्स है, ऊपर वाला अभी भी फ्रिक्शनलेस मूवेबल है, तो बेटा क्या हो जाएगा, नीचे वाले की लगेगा एनसीवी डेल्टा टी, अब ऊपर वाले की लगेगा एनसीपी डेल्टा टी। अब सीपी और बढ़ गया। अब पहले तो दोनों में एनसीपी डेल्टा टी था, सीपी नीचे वाले का कम था, नीचे का सी कम था, ऊपर का सी ज्यादा था, डायटोमिक है। अब नीचे सीपी के बदले सीवी ले रहे हैं और कम ले रहे हैं। तो इस केस में जो टेम्परेचर आएगा वो, इस केस में जो टेम्परेचर आएगा, अब सीपी रिलेटिवली और ज्यादा हो गया, तो उसका डेल्टा टी और कम हो जाएगा, ऊपर वाले के कंपैरिजन में टेम्परेचर और कम राइज करेगा। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, एनआर डेल्टा टी। अगर दोनों पिस्टन फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है तो N1R डेल्टा T1 प्लस N2R डेल्टा T2। पर अगर नीचे वाला फिक्स है तो नीचे वाला तो वर्क करेगा नहीं, खाली ऊपर वाली गैस वर्क करेगी, क्योंकि वही वाला पिस्टन मूवेबल है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें डेल्टा क्यू जीरो नहीं होता, डी क्यू जीरो होता है। डेल्टा क्यू जीरो होने से एडियाबैटिक नहीं कहेंगे, हर इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड जीरो होनी चाहिए, हर इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड जीरो होनी चाहिए। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू करेंगे और इंटीग्रेट कर डालेंगे। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू करेंगे, है ना। मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाऊंगा, है ना, ये आप देख सकते हैं, ये आपके हाथ के नीचे से बस एक बार निकला हो तो आपको पता लग जाएगा। तो आइसोबारिक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इसमें डी क्यू जीरो, एन डी टी की वैल्यू कहां से निकालेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी में दोनों तरफ डी ले लेंगे, एन डी टी की वैल्यू यहां पुट करेंगे और यहां से निकल के आ जाता है इंटीग्रेट करके, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। क्या क्या है बेटा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। आ पाया समझ में, बिल्कुल आ पाया। बच्चों जस्ट आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रिलेशन आ रहा है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी टू दी पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखा हो तो ज़रूर फायदा मिलता है। कभी कभी छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता है, आप डायरेक्टली आंसर कर पाते नहीं तो कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाते हैं। तो डेरिवेशन जस्ट देखा होगा तो फ़ायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंट है रिलेशन, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा हमने क्या देखा बेटा, डेरिवेशन में हमने देखा बेटा हर एक हमने हीट सप्लाइड को जीरो किया, हमने डी क्यू को जीरो किया और फिर हमने इंटीग्रेट किया, है ना। और बेटा हमने एन डी टी की वैल्यू कहाँ से निकाली, हमने जो एन डी टी की वैल्यू वो कहाँ से निकाली, यहाँ से निकाली प्यारे बच्चों, है ना। हमने पी वी इक्वल टू एन आर टी में दोनों तरफ डी ले लिया और वहाँ से हमारे पास एन डी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, है ना। अब देखो बेटा हमने डिराइव कर लिया पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, है ना, और यहीं से निकल के आता है पी को लिख दीजिए एनआरटी बाई वी, तो टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मेरे को बस आपको ये बताना है, अच्छा जो गामा है बेटा, वो गामा हमने किसी चीज को बोला सीपी बाय सीवी को, तो गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एफ प्लस टू बाई एफ। क्या आ जाएगी बेटा, एफ प्लस टू बाई एफ या वन प्लस टू बाई एफ या वन प्लस टू बाई एफ। तो F कम तो गामा ज्यादा, तो मोनोटॉमिक गैस का गामा ज्यादा होता है, डायटोमिक का कम होता है और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का सबसे कम होता है। जितना F ज्यादा उतना गामा कम, जितना F ज्यादा उतना गामा कम। अब बेटा स्लोप किसकी ज्यादा है, जिसका गामा ज्यादा होगा, है ना। तो आइसोथर्मल में बेटा जो स्लोप आती है वो माइनस पी बाई वी आती है ना। आप पहले डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए, और माइनस गामा पी बाई वी, जिसको मैं आपको फील भी करा देता था, है ना, कि भैया जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आइसोथर्मल में वेलोसिटीज तो कांस्टेंट रहेंगी, जबकि एडियाबैटिक में हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कम हुई तो उतनी हीट दे देते थे, वेलोसिटीज वापस गैस की मेंटेन है, टेम्परेचर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी वही, तो इसका मतलब क्या होता था प्यारे बच्चों, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी वही का मतलब होता था जो मतलब जो प्रेशर घटेगा वो केवल वॉल्यूम बढ़ने के कारण, जबकि एडियाबैटिक में क्या होता था बेटा, वेलोसिटीज भी कम हो जाएंगी और वॉल्यूम भी बढ़ जाएंगी। तो दो रीजन से प्रेशर कम हो तो प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और अगर मैं मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीटॉमिक, नॉन लीनियर में कंपेयर करूँ तो मोनोटॉमिक सबसे नीचे है, क्योंकि गामा सबसे ज़्यादा। स्लोप जो आ रही है बेटा डीपी बाई डीवी जब निकाल रहा हूँ एडियाबैटिक के लिए, तो वो गामा पी बाई वी आ रहा है, गामा जिसका ज़्यादा उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा, जिसको भी मैं आपको फील करा चुका था, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अभी जस्ट रिवीजन करा रहे हैं। अच्छा वर्क डन क्या निकल के आएगा, वर्क डन या तो आप पीडीवी के इंटीग्रेशन से निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, या आप कह सकते हैं क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो Q को जीरो करिए और माइनस डेल्टा यू हो जाएगा वर्क डन, है ना।
तो बेटा वर्क डन क्या आ जाएगा, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये देखिए Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W में Q को आप जीरो कर दीजिए तो भी आ जाएगा, यही है ना। Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W को आप Q को जीरो कर दीजिए और वर्क डन निकाल लीजिए। यहाँ से भी जो वर्क डन आएगा माइनस डेल्टा U वो भी वही आएगा, F/2 NR डेल्टा T का नेगेटिव, और F/2 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन गामा माइनस 1। F/2 की जो वैल्यू आएगी बेटा प्यारे बच्चों वो क्या आएगी, अभी निकलवाया था, F/2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब बेटा अगर वॉल को जब हम बम्बार्ड कर देते हैं तो बेटा ये यहाँ पर हीट एक्सचेंज तो जीरो है, पर क्या ये एडियाबैटिक इक्वेशन को फॉलो करेगी पीवी की पावर गामा कांस्टेंट को? बिल्कुल नहीं। क्यों? रीजन क्या होगा, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि बेटा एडियाबैटिक जब हमने डिराइव किया पीवी की पावर गामा कांस्टेंट यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल प्रेशर P2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। जब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट डिराइव करिए तो dq इक्वल टू du प्लस dw लिखा है, हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर डिफाइंड है। तो पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। हल्के हल्के जो प्रोसेस हो रहा हो हर इंस्टेंट पे प्रेशर वॉल्यूम डिफाइंड होने चाहिए, विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्री एक्सपेंशन, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी। जैसे अचानक से इसको जब बॉम्बार्ड कर देंगे वॉल को, तो बेटा ये हीट सप्लाइड नहीं हुई है पर पीवी की पावर गामा कांस्टेंट नहीं होगा आफ्टर प्रोसेस बीइंग एडियाबैटिक, है ना। पॉलीट्रॉपिक बेटा वो सारे के सारे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक होते हैं जिसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है। dq इक्वल टू du प्लस dw, dq को लिखें NCDT, du को लिखें NCVDT प्लस PdV। बस बेटा कुछ नहीं, NDT की वैल्यू PV इक्वल टू NRT से निकालेंगे, जैसे अभी निकाली थोड़ी देर पहले, दोनों तरफ D ले लेंगे, है ना। और यहां से हम क्या करेंगे, NDT की वैल्यू PV इक्वल टू NRT में हम दोनों तरफ क्या करेंगे D ले लेंगे और हम NDT की वैल्यू निकालेंगे PdV प्लस VdV बाय R, और फिर बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा PV की पावर x कांस्टेंट या PV की पावर n कांस्टेंट। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। और यहां से बेटा अगर आप C निकालेंगे तो C निकल के आ जाएगा CV माइनस R अपॉन n माइनस 1, CV माइनस R अपॉन n माइनस 1। तो C क्या आ जाएगा, CV माइनस R अपॉन n माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन n माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट था तो वर्क डन आया था P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। अब पीवी की पावर n कांस्टेंट है तो क्या आएगा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लगाएंगे। Q क्या हो जाएगा NC डेल्टा T, डेल्टा U क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T, और जो वर्क डन आ जाएगा वो P1V1 NRT1 माइनस NRT2 अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे n एक्सपोनेंट है और ये जो ऑरेंज वाला n है वो नंबर ऑफ मोल है। तो C क्या आ गया, R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन n माइनस 1। बेटा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये फॉर्मूला डेरिवेशन। जैसा कि मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर जस्ट आपने देखा होगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आंसर करने में आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि फ्री एक्सपेंशन में। तो बच्चों मैं बस आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है इसमें इंपॉर्टेंट है ये जो फॉर्मूला है C इक्वल टू CV माइनस R अपॉन n माइनस 1। CV क्या होता है बेटा R अपॉन गामा माइनस 1, CP बाई CV होता है गामा, तो CP हो जाता है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। तो C क्या आया बेटा CV माइनस R अपॉन n माइनस 1, CV माइनस R अपॉन n माइनस 1, CV माइनस R अपॉन n माइनस 1। CV को हम कह सकते हैं R अपॉन गामा माइनस 1, क्योंकि CP बाई CV होता है गामा, तो CP क्या हो जाता है बेटा CV इंटू गामा, दैट इज गामा R अपॉन गामा माइनस 1। CP गामा R अपॉन गामा माइनस 1, CV R अपॉन गामा माइनस 1। तो C जो निकल के आया वो आया CV माइनस R अपॉन n माइनस 1। C बन जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन n माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन n माइनस 1। 10 बार बोल लीजिए, याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन n माइनस 1। और वर्क डन क्या निकल के आया प्यारे बच्चों, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। और P1V1 को कह सकते हैं NRT1, P2V2 को NRT2, तो बन जाएगा NRT1 माइनस T2 अपॉन n माइनस 1। ऊपर वाला n है PV इक्वल टू NRT का n, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वाला n है एक्सपोनेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चलिए आइए एक आध क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी आपको डायरेक्टली कह देंगे टीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो बताइए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, मोनोटॉमिक गैस है।
तो टी को लिख देंगे पीवी बाय एनआर, तो पीवी स्क्वायर बाय एनआर कांस्टेंट आ जाएगा, या पीवी स्क्वायर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा के डैश। तो बेटा एन जो आ गया वो 2 आ गया, तो आर अपॉन गामा माइनस 1। अगर मान लीजिए कि जो गैस है सी वी माइनस आर अपॉन एन माइनस 1 है, तो मोनोटॉमिक है, तो 3r बाई 2 माइनस आर अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, तो 3r बाई 2 माइनस आर दैट इज r बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, r बाई 2। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो नहीं लेंगे, कभी कभी प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां पर पीवी की पावर एन टाइप नहीं होता कांस्टेंट, टी इक्वल टू टी नॉट ई की पावर अल्फा वी। इसमें क्या होगा बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट आपसे पूछी जाएगी, आपको निकालनी होगी, है ना, और इस कंडीशन में कांस्टेंट नहीं आएगी। तो लिखेंगे डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखेंगे, डी क्यू हो गया एन सी डी टी, डी यू एन सी वी डी टी, डी डब्ल्यू पी डी वी, बस अब कुछ नहीं। सी क्या आ जाएगा यहाँ से, सी वी प्लस पी डी वी बाई एन डी टी। अब डी वी बाई डी टी कैसे निकालें, टी दे रखा था टी नॉट ई की पावर अल्फा वी, तो डी टी बाई डी वी निकाला, डी टी बाई डी वी आ गया टी नॉट अल्फा ई की पावर अल्फा वी, और टी नॉट ई की पावर अल्फा वी क्या है, टी, टी नॉट ई की पावर अल्फा वी तो टी है ना, तो यहाँ से डी टी बाई डी वी आ गया अल्फा टी, है ना, या डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा टी, बस वो यहाँ पे पुट कर देंगे और आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर पी और टी की टर्म्स में पूछिए तो ऐसे लिख देंगे, नहीं तो पी को एन आर टी बाई वी लिख दीजिए। पी को अगर आप पुट करेंगे एन आर टी बाई वी तो होगा क्या, एन टी कट जाएगा यहाँ से ऊपर नीचे से, तो आर बाई अल्फा वी आ जाएगा। तो इस तरीके से करना हो। तो बेटा अगर कोई जनरल प्रोसेस होगा जहाँ पे पीवी की पावर एन कांस्टेंट नहीं होगा, पहली बात पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो एकमात्र प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है ना, और वहां पर क्या आता है बेटा, पीवी की पावर एन टाइप कांस्टेंट आता है, तो बेटा वहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट होती है सीवी माइनस आर अपॉन एन माइनस 1, आर अपॉन गामा माइनस 1 माइनस आर अपॉन एन माइनस 1, एक बात। और डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लगाएंगे उन प्रोसेस के लिए जहां पर हमको पीवी की पावर एन कांस्टेंट है, टी इक्वल टू टी नॉट ई की पावर अल्फा वी है। तो कैसे निकालना होगा बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट, डी क्यू को लिखेंगे एनसीडीटी, डी यू को लिखेंगे एनसीवीडीटी, डी डब्ल्यू को लिखेंगे पीडीवी, और फिर सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब dv बाई डी टी बेटा अगर वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो dv बाई डी टी कर लीजिए। अब टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है तो dt बाई dv करिए और वहां से dv बाई डी टी निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया। बच्चों इतना ही था आज के लिए। मैंने आपको बेटा आज कहां से स्टार्ट किया था बेटा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया मैंने आपको। अगर ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। मैंने आपको मोलर स्पेसिफिक हीट बताई आज। मोलर स्पेसिफिक हीट होती है 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और बेटा अगर 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपको बढ़ाना है तो आप सोच के देखिए, अगर आपके पास गैस है तो अलग अलग प्रोसेस में बेटा वर्क डन अलग अलग आता है ना। लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो बेटा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी वो तो सीवी ही आएगी, लेकिन वर्क डन अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट अलग अलग आती है। और आइसोबारिक में आइसोकोरिक से ज्यादा होती है। रीजन भी यही था क्योंकि आइसोकोरिक में गैस को वर्क नहीं कर रहे हैं, वहां जो भी आप थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उससे केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क भी करना है गैस ने। इंटरनल एनर्जी बढ़नी तो है ही गैस की उतनी ही जितनी आइसोकोरिक में बढ़ी, लेकिन यहाँ पे गैस वर्क भी करेगी और आर के बराबर वर्क करेगी, इसीलिए सीपी की वैल्यू सीवी से आर से ज्यादा होती है। सीपी माइनस सीवी इसीलिए आर होता है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। तो बच्चों इसके बाद बेटा क्या चीज है, इसके बाद मैं बस आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको बताया अलग अलग ग्राफ्स के बारे में जो कि बहुत ही सिंपल थे। आइसोबारिक का ग्राफ, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, जो भी चीजें थी बेटा वो अच्छे से आनी चाहिए। आइसोबारिक का वर्क डन होता है पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी। पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी याद नहीं रहता, पी डेल्टा वी सबको याद रहता है, ठीक है। और बेटा जो इंटरनल एनर्जी आई वो यहाँ पे हमने क्या निकाला, एनसीवीटी, और डेल्टा यू आया एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा यू आया एनसीवी डेल्टा टी। सीवी की वैल्यू होती है एफ आर बाई 2, सीपी होता है एफ प्लस 2 बाई 2 आर। सीपी होता है एफ प्लस 2 बाई 2 आर। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा जब गामा, किसको मैंने गामा नाम दिया था, सीपी बाय सीवी को, तो सीपी बाय सीवी होता है गामा। और सीपी और सीवी की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, सीपी होता है एफ प्लस 2 बाई 2 आर, सीवी होता है एफ आर बाई 2, तो गामा निकल के आया था एफ प्लस 2 बाई एफ। गामा क्या प्यारे बच्चों निकल के आया था एफ प्लस 2 बाई एफ। तो बेटा सीपी और सीवी किस पे डिपेंडेंट है, या तो कह लो गामा पे या कह लो आप एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। और मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था
कभी कोई कह सकता है कि हायर टेम्परेचर पे सीवी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, सीपी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, देन व्हाट इज द रीजन? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्साइट हो गए, है ना। और एक वाइब्रेशनल मोड का मतलब होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो बेटा लेकिन इस पे हमको न्यूमेरिकल नहीं आता, इस पे जस्ट हमसे ये पूछते हैं कि 50 से 100 बढ़ाने में थर्मल एनर्जी जो लग रही है वो कम लग रही है, 1000 से 1050 करने में ज्यादा लग रही है। तो रीजन क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे ज्यादा है, देयरफॉर सीपीसीवी ज्यादा है, इसलिए थर्मल एनर्जी हमको ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस आया था जिसमें थर्मल एनर्जी क्या सप्लाई करनी पड़ती है? 0, है ना। और वर्क डन क्या आता है? Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से आप Q को 0 पुट करिए तो बेटा वर्क डन आया था नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। वर्क डन क्या था प्यारे बच्चों? नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 या NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, है ना। और इसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ाया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेटा वो सारे के सारे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक होते हैं जिसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है और C की वैल्यू क्या आती है? CV माइनस R अपॉन N माइनस 1 वेयर N इज द एक्सपोनेंट, PV की पावर N कांस्टेंट, है ना। तो बेटा ये कुछ था बेटा जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको एंड में जल्दी जल्दी सारे के सारे कोशिश करी कि फॉर्मूलेज रिवाइज करा दूं। तो बेटा सारे प्रोसेस का वर्क डन अगर बोलना, आइसोकोरिक का वर्क डन 0, क्योंकि बेटा मतलब आइसोकोरिक वॉल्यूम फिक्स है, एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा है। आइसोकोरिक में वर्क डन 0, आइसोबारिक में P डेल्टा V, आइसोबारिक में P डेल्टा V, है ना, या NR डेल्टा T। आइसोथर्मल में nRT ln V2 by V1 या nRT ln P1 by P2, nRT ln V2 by V1 या nRT ln P1 by P2। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और आइसोथर्मल की खास बात क्या है बेटा? Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये तो हम जानते ही है। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, मार्कर ने साथ नहीं दिया, ये वाला मार्कर भी थोड़ा सा, है ना, दुष्ट है, हल्के चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्के हल्के, है ना, कट जाएंगे रास्ते। ओ सॉरी, वो तो हंसते हंसते होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू 0 होता है आइसोथर्मल में। जितनी हीट सप्लाई करते हैं गैस उतना ही वर्क करती है। तो बेटा वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जितनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हैं गैस उतना ही वर्क करती है? आइसोथर्मल। या गैस पे जितना वर्क होगा उतनी थर्मल एनर्जी बाहर निकल जाएगी, या तो गैस पे जितना वर्क होगा उतनी थर्मल एनर्जी बाहर निकल जाएगी, है ना। ये था बेटा आइसोथर्मल की कहानी। एडियाबैटिक में क्या होता है? Q 0 होता है। एडियाबैटिक में क्या होता है? Q 0 होता है। Q इज 0, DQ बेसिकली 0 बोलना चाहिए एडियाबैटिक में। और वर्क डन क्या है एडियाबैटिक में? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये बेटा फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, PV को लिख दिया nRT। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसमें क्या था बेटा? PV की पावर x कांस्टेंट अगर बोलूं तो CV माइनस R अपॉन x माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन x माइनस 1, है ना। तो बेटा ये सब चीजें थी जो बेटा मैंने आपको आज बताई, है ना। PV की पावर x जैसे ही कांस्टेंट मिलेगा, जैसे ही आपको कोई कह दे, मान लो कि कह दे TV स्क्वायर कांस्टेंट है, कह दे मोलर स्पेसिफिक हीट बताओ, तो सबसे पहले T को लिखेंगे PV बाय NR, तो PV बाय NR लिखेंगे तो PV क्यूब हो जाएगा बाय NR, ये कांस्टेंट है, इसको भी उधर ले जाइए तो PV क्यूब इज नया कांस्टेंट K डैश। अब करेंगे कैसे? C इक्वल टू CV माइनस R अपॉन N माइनस 1, N क्या है? 3 माइनस 1। CV क्या है प्यारे बच्चों? 3R बाई 2। क्यों बेटा? मोनोएटॉमिक गैस है, अगर कोई कहता है डायटॉमिक है तो 5R बाई 2 लिखता, क्योंकि FR बाई 2 होती है CV माइनस R बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये बन के आ जाएगा R। तो C की वैल्यू क्या आ गई? R, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आप बड़े आराम से कर पाएंगे, है ना। तो बेटा यही सब कुछ था बेटा जो आज मैंने आपको पढ़ाया। आई होप बेटा मैं चीजें आपको क्लियर कर पाया हूँ। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से रिवाइज कर लेना चाहिए, है ना। काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई और बहुत शॉर्टकट में बताई हैं, जल्दी जल्दी बताई हैं। अगर एक बार और सुन लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अगर मन हो, आपको लग रहा है स्लो जा रहा है तो स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए। वैसे मैंने स्पीड काफी डिसेंट रखी है, इनफैक्ट आपको हो सकता है स्लो करके सुनना पड़े, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, खूब बढ़िया मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, मुलाकात होती है कल। थैंक यू।